कोरोना से युद्ध जारी है और न्यूज 18 की आपसे अपील है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का एकमात्र यही तरीका है। चलिए टिकट विवाद पर रेलवे की सफाई की बात करते हैं, जो अब सामने है, जिसमें साफ तौर पर रेलवे ने कहा है इस टिकट विवाद पर कि प्रवासी मजदूरों को कोई भी टिकट नहीं बेची उन्होंने। राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की वसूली की गई है और जो मानक किराया है वो है राज्य सरकार केवल 15% किराया ही दे रहे हैं। कुछ राज्य मजदूरों से किराया ले रहे हैं। तो टिकट विवाद पर रेलवे की तरफ से सफाई आ गई है, इसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह का प्रवासी मजदूरों से कोई टिकट उन्हें नहीं बेचा गया है और राज्य सरकारों से केवल मानक किराए की वसूली की गई है। इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर केरल से ट्रेन धनबाद पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने के बाद ट्रेन से बाहर निकले मजदूरों की जांच की गई और इसके बाद उनका स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरे मजदूरों ने बताया कि उनसे ट्रेन का किराया वसूला गया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हर मजदूर से 860 रुपए वसूले गए और ये रकम उनसे अधिकारियों ने बस में वसूले थे। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 1175 मजदूर ट्रेन से धनबाद लौटे हैं। तो केरल से पहुंचे हैं मजदूर और मजदूरों से लिए गए हैं 860 रुपया किराया। जो मजदूरों ने इस बात को स्वीकारा भी है वो हम आपको सुनाते हैं। और 1175 मजदूर धनबाद पहुंचे थे जिनसे 860 रुपए प्रति व्यक्ति उनसे किराया वसूला गया है। तो ये वो टिकट है जिसे मजदूर दिखा रहे हैं। और भुवन किशोर झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो किस तरीके से इस पूरी चीजों को देख रहे हैं? रेलवे एक तरफ कह रहा है कि हमने किराया वसूला नहीं और राज्य सरकारों को जो मानक किराया है वही देना है और जो शेयर है वो 15% का है। बावजूद इसके जो गाड़ी धनबाद पहुंचती है, मजदूर ये बताते हैं कि 860 रुपए किराया वसूला जाता है। यह सवाल लेकर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद हैं। भुवन। बिल्कुल विवेक, हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। उनसे हम सीधे जानते हैं कि जिस तरह से रेलवे ने जो धनबाद में जो गाड़ी है ये केरल से मजदूरों से 860 रुपए किराया वसूले, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो रेलवे का संवेदनशीलता है। हम लोग पहले भी ये गुजारिश कर चुके हैं कि देखिए ये जो अचानक एक संकट आया, ये संकट अभी उस पर बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि इसको मैन मेड क्राइसिस हम लोगों ने किया। तो उस पर केंद्र सरकार को ये पहल करनी चाहिए थी कि जो भी, क्योंकि ये फेडरल सिस्टम में हम लोग चलते हैं, हम तो कमिटेड हैं, अपने लोगों को लाएंगे ही, हम कैसे भी लाएं, उनको यहाँ पर रखेंगे भी, रोजगार भी देंगे, सरकार उस पर कमिटेड है। लेकिन रेलवे जो सबसे ज़्यादा, कम से कम हम तो इस हैसियत से कह सकते हैं कि धनबाद रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल देश के जो 3 सबसे बड़े राजस्व देने वाले हैं, उसमें पहला स्थान और दूसरे स्थान पर हम लोगों का राज्य का 2 रेल मंडल है। तो एक रियायत तो सरकार को करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को। ट्रेनें ठीक है, आप परिचालन में उनमें खर्च आता है, आप एक बैठ के बातें कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से मजदूरों से पैसा लेकर उसके बाद, और मजदूर भी पैसा वही पैसा दे रहे हैं जिनको सहायता के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद में डीबीटी के द्वारा 1,000 रुपये देनी थी। और हम लोगों की पहली प्राथमिकता थी कि सरकार की जो साउथ में हम लोगों का भाषा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो केरला में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, आंध्रा में हो। तो सबसे पहले उधर के जो स्टैंडर्ड लेबर से उनको लिया जाए और उसी दिशा में हम लोगों ने आगे बढ़ा। कोटा से जो हमारे छात्र आए, 2 खेप में छात्र आए, पूरा खर्च हमको वहन करना पड़ा, राज्य सरकार को वहन करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमको लगता है कि असंवेदनशीलता केंद्र सरकार की दिखती है। और एक ऐसे पूरे, हम इसको कह सकते हैं कि इमरजेंसी का पीरियड है,
तो इसमें केंद्र सरकार को उदार लेकिन होना सुप्रियो चाहिए। भट्टाचार्य जी ये बता पाएंगे कि उदार किस यदि तरह से नहीं भी इमरजेंसी का पीरियड तो तो बता रहे राज्यों को हैं, जो लेकिन ये कैसे बता पाएंगे कि हम लड़ेंगे कैसे? कैसे जो कोरोना है क्या ट्रेनों के जरिए उनके गांवों तक नहीं पहुंचेगा? उन्होंने कहा कि रोजी रोजगार सब कुछ देंगे, कैसे रोजगारों का सृजन होगा? क्या एक्स्ट्रा भार राज्य सरकारों के ऊपर नहीं पड़ेगा? कैसे इन सभी चीजों से एक साथ लड़ पाएगी सरकार? तो इस तरह से यदि वंचना करते रहेगी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से मजदूर आ रहे हैं या प्रवासी छात्र आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ट्रेनों के जरिए जो ये आ रहे हैं, जो उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक ये पहुँचेंगे तो कहीं संक्रमण का खतरा नहीं है? उसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए संक्रमण का खतरा है और पहले उनका परीक्षण करके ही आ रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने लॉकडाउन 3 में इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनको सबको 14 दिन का क्वारंटाइन यहाँ पर हम लोग करवाएंगे। हम यदि किसी भी तरह की छूट दे देते हैं, सरकार किसी भी तरह का यदि कोई पहल कर लेता जो अन्य राज्य सरकारें कर रही है, तो हमको लगता है कि हमारे जैसे जो कम संसाधन वाले राज्य हैं, एक विस्फोटक स्थिति हो। बहुत समालोचना हम लोगों की हो रही है कि लॉकडाउन में छूट क्यों नहीं मिला, लेकिन हम समझते हैं अपनी मजबूरियों को, हम समझते हैं केंद्र सरकार के वंचनाओं को, इसलिए हम लोगों ने कहा कि कोई छूट नहीं रहेगी। हम 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन करके, और ये हमारी प्राथमिकता में है कि हम अब उनको यहीं पर नियोजित करें। चलिए बहुत बहुत बच्चों शुक्रिया को यहीं हमसे पर- बातचीत के लिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पक्ष रखा, लेकिन ये बताने में बिल्कुल अक्षम रहे कि वो किस तरीके से उन प्रवासी जो मजदूर लौटेंगे उन्हें किस तरीके से रखेंगे, क्या क्वारंटीन सेंटर में उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, और जो उनकी सरकार में शामिल कांग्रेस है क्या उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं? तो क्या उन क्वारंटीन सेंटर से लेकर उनके गांवों तक भी कोई व्यवस्था की गई है कांग्रेस की तरफ से? ये जानना बेहद जरूरी है। इधर खबर है कि गोड्डा के 81 छात्र छात्राएं कोटा से अपने घर पहुंच गए हैं और कोटा से धनबाद पहुंचने पर उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें एक छात्रा को बुखार होने पर रोका गया है, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं धनबाद से गोड्डा पहुंचने के बाद सभी 81 छात्र छात्राओं की फिर से स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बच्चों ने केंद्र और राज्य सरकार की पहल की सराहना की, कहा है कि कोटा में फंसे होने की वजह से वो लोग मानसिक तौर पर परेशान थे। और बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मजदूरों का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। क्वारंटाइन सेंटर से जाने पर 500 रुपए भी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो मजदूरों का खर्च उठाने को बिल्कुल राज्य सरकार तैयार है। इससे पहले नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का आभार जताया था, धन्यवाद कहा था, और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक क्वारंटीन सेंटर से जाने पर 500 रुपए सरकार देगी। यानी कि जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और जब वो क्वारंटीन सेंटर से जाएंगे तो 500 रुपए उन्हें सरकार और देगी, अतिरिक्त देगी। रेल किराया समेत अन्य खर्चे भी लौटाएगी राज्य सरकार। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस वक्त का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि मजदूरों का खर्च बिहार सरकार उठाएगी। स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार ने कहा, और क्वारंटीन सेंटर से जाने पर 500 रुपए सरकार देगी। यह अतिरिक्त होगा, रेल किराया समेत अन्य खर्चे भी लौटाएगी। हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से, और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी, और मिनिमम 1000 रुपया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के अधिकारियों के बहाने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
क्यों परेशान हैं ये समझ से परे है। साथ ही ये भी दावा किया कि बिहार के जो मजदूर वापस लाए जा रहे हैं उनसे कोई किराया नहीं वसूला जा रहा। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत की। मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बहुत चिंता जता रहे हैं कि बिहार में जो नौकरशाही की स्थिति है वो ठीक नहीं है, सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं इशारों में आपके सरकार के कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। हमने तो उनका बयान देखा नहीं है, न हमने पढ़ा है, लेकिन ये चिंता का विषय उनको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी अब पूरा टीम लगा हुआ है। एक एक बिहारी को खोज करके अपने गांव लाया जाएगा। कोई आदमी को किसी तरह का दिक्कत और तकलीफ़ तो हो सकता है, लेकिन हर बिहारी को खोज करके उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक जानकारी भी मिल रही है कि जो अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे रेलवे भाड़ा वसूल रहा है, भले ही कुछ कम ले रहा है लेकिन ले रहा है, जिसको लेके आपके विरोधी दल आरोप लगा रहे हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो 50 ट्रेन का खर्च भी देने को तैयार है। नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है कि ट्रेन का भाड़ा वसूल रही है। ऐसी कोई खबर, ऐसी जानकारी अभी नहीं है। इस राज्य सरकार इन चीज़ों पर पूरी तरह से निपटेगी। जो भी लोगों को लाना है उसके बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी कि किस तरह से लोगों को लाना। लगातार जो मजदूर आ रहे हैं तो उनका भाड़ा मतलब बिहार सरकार वहन करने वाली है क्या? नहीं, बिहार सरकार अभी तक तो किसी मजदूरों से पैसा नहीं लिया गया है। आप एक भी मजदूर का उदाहरण बता के देखिए कि उनसे पैसा लिया गया है। ये तो राज्य का विषय है और केंद्र का विषय है। मजदूरों से भी पैसा वसूला गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इसका हम लोग फैसला करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि मजदूरों से कोई पैसा वसूल रहा है। और अगर लिया जाता है तो मतलब लिया क्या जाएगा जब लिया ही नहीं गया अभी तक? आप बताइए ना कि अभी तो मजदूर हमारे एक ट्रेन आए हैं, 1178 मजदूर हमारे आए हैं राजस्थान से। आप बताइए कि उनसे कुछ किसी ने पैसा लिया है? तो चलिए, श्रवण को मैंने दो महत्वपूर्ण बातें बोली। एक तो इशारे में उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा, और दूसरा उनका साफ कहना दावा है कि बिहार में जो भी मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर लिए भी नहीं लिए जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर फैसला करेगी ताकि ऐसे मजदूर जो बिहार में वापस आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो और उनसे पैसे वसूल ना किए जाएं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष पर राहत कोष में पैसा नहीं देने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सुशील मोदी को नोटिस भेजने की बात कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट पर बातें लिखी हैं, जिस पर कांग्रेस ने कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। इस ट्वीट के जरिए सुशील कुमार मोदी ने, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहत कोष में पैसा नहीं देने की बात कही थी, और सुशील मोदी ने ट्वीट कर ये बातें लिखी हैं ट्वीट के जरिए, और कांग्रेस तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के ट्वीट पर हंगामा मचा है। विपक्षी पार्टी के किसी विधायक ने 1 पैसा का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। इस तरह का झूठ तो कोई बोलने से पहले भी 10 बार सोचेगा। तो मैं सुशील मोदी को 24 घंटे का मोहलत देता हूं कि या तो इस बात को प्रमाणित करें कि कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 पैसा नहीं दिया है। आपने 1 महीने का वेतन अपने राहत कोष में जमा किया है? मैंने 30 मार्च को ही मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन अपने चेक के द्वारा, चेक से काट के मैंने, कि सुशील मोदी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अगर इस तरह का भ्रामक और सफेद झूठ वो बोलेंगे तो मुख्यमंत्री राहत कोष की तो गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। चलिए, बेतिया से खबर आई है कि लॉकडाउन की जमकर वहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस वालों के सामने ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। रमना मैदान और नरकटियागंज हाई स्कूल मैदान में बनाए गए सब्जी मंडी में लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ कोई भी व्यक्ति यहां नहीं दिख रहा है। ना ही मास्क लगाकर बाजार में ये लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस लोगों को समझा रही है, डांट रही है, डंडे का डर दिखा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बताएं कि बेतिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है, लेकिन फिर भी लोग बचाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहे। तो स्पेशल ट्रेन से कोटा से गया आने वाले मगध प्रमंडल के 994 छात्र छात्राओं के चेहरे पर सुकून देखी गई है। तो कोटा से छात्र लौटे
994 छात्रा अपने घर की तरफ लौटे, जहां स्टेशन पर ही उनकी स्क्रीनिंग की गई है, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है और इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर की तरफ रुक कराया गया है। इधर आइए। इसके लिए फॉर्म पर फिलअप करवाएं ऑनलाइन, उसके बाद वो कौन सा ब्लॉक में है? डीएम का कौन सा ब्लॉक जाना है? उसके बाद हम लोग नगर वाले पे आया, जाइए। उसके बाद आगे अभी जाइए। आने में पैसा भी खर्च हुआ, टिकट नहीं बिल्कुल नहीं। जाइए। आपको पता है किसने दिया टिकट का पैसा? नहीं पता तो नहीं है, गवर्नमेंट ही दिया होगा। बस सारे लोग जा चुके थे, बस हम 1-2 पूरे बचे थे बस बिहार के पूरे हॉस्टल में। तो खाना वाना लास्ट में ख़राब थोड़ा सा हो गया था और थोड़ा अकेलापन ज़्यादा लग रहा था। सुकून है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये जो आए हैं, टिकट की व्यवस्था कैसे हुई है? हमने कुछ नहीं किया, सब गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है और हमारे कोचिंग ने बहुत हेल्प आप किया। कैसे आ पाए? आप अपने हम क्या किया इसके लिए? डीएम कोटा ने हमें मैसेज भेजा था। 1 मिनट, चलो क्या कैसे मतलब आ पाए आप? बस हमें मैसेज आया था वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, डीएम के थ्रू, बस हम आ गए। फिर खाने की सारी व्यवस्था थी, वहाँ भी सारी व्यवस्था थी। आप लोग रहे तो कोई दिक्कत हुआ? वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, वो तो बहुत दिक्कत हुआ। अच्छा, यहाँ आपकी टिकट कहाँ से? कहीं से नहीं। आपको पता है किसने टिकट दिया? नहीं। और कटिहार में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। एक सरकारी इंजीनियर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कटिहार शहर को सील किया गया है। सहायक खाने के बाद ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कटिहार में बढ़ते कोरोना आंकड़ों के बीच प्रशासन अब युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया है। पहले कुर्सेला, फिर कदवा और अब कटिहार शहरी इलाकों में कोरोना के कहर के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है कटिहार से, क्योंकि उस पार समाहरणालय है, सहायक थाना है, जज लोग के आवास है और तमाम सरकारी अधिकारी के साथ सचेतक या एमएलसी के आवास भी है। लेकिन फिलहाल इस इलाके को भी बैरिकेड किया जा रहा है और यहाँ ड्रॉप गेट बन रहा है। तमाम अधिकारी मौजूद है और किस तरह से एक एक आदमी को सुरक्षित रखा जा सके और कैसे कोरोना के कहर को कम किया जा सके, इसके लिए कटिहार प्रशासन के तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। इस इलाके को पहले भी एक चर्चा आई थी कि एक अधिकारी है जिनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये जो तैयारी है इसको और मुकम्मल की जा रही है ताकि कोरोना आगे पैर ना पसार सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोइया भी कोरोना संक्रमित निकला है और इसके बाद रसोइये के गांव को सील कर दिया गया। वहीं रसोइये के 6 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है, उसकी जांच की जा रही है। प्रभावित गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। यहाँ इस गांव को आप देख सकते हैं कि सील कर दिया गया है। अब यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि गांव के लोग बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि संक्रमण को रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। और इसे लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं, काफ़ी मुस्तैद दिख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए भैया कि क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, बताइए कि कैसे आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे आप लोग? यहाँ कारण है कि किसी गांव को बाहर हम लोग नहीं जाने देते हैं और या बाहर से जो आते हैं उनको अंदर नहीं हम लोग जाने देते हैं, जैसे आदेशानुसार बड़ी पदाधिकारी महोदय लोग का है। क्या बताया गया है यहाँ, क्यों गाँव को सील किया गया? गाँव को सील किया गया कि कोरोना को पॉजिटिव मिला है जो जाँच में गए हैं और उसी के लिए सील किया गया। तत्काल उधर से लोग इधर नहीं आएंगे और इधर से उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये कब तक ये चलेगा, कुछ बताया गया? अब तक नहीं, अभी ये नहीं बताया। वरीय का आदेश है, का आदेश केवल देख सकते हैं कि एक वरीय अधिकारियों के आदेश तक, मैंने अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया, चूंकि कोरोना के चेन को रोकना, चूंकि जो आपदा राहत केंद्र में जो रसोइया है उसमें संक्रमण पाया जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना चेन को रोकने के लिए प्रशासन ने जो मुकम्मल तैयारियां की उसी की कड़ी है कि इस गाँव को 3 तरफ से सील कर दिया गया और सभी जो चेक पोस्ट है वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और सीतामढ़ी में लॉकडाउन की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों की हालत खराब है। एक तो किसान सब्जी की बिक्री ना होने से परेशान थे, दूसरी तरफ ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। डुमरा प्रखंड के हरी छपरा गांव के किसानों को सब्जी खरीदार नहीं मिल रहे, जिससे वो परेशान हैं। और जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में ओलावृष्टि और लॉकडाउन के चलते किसानों की स्थिति बेहद खराब होकर रह गई है। हालात ये है कि बेहतर उत्पादन होने के बाद भी किसानों को सब्जी का खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसानों की आर्थिक कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के हरी छपरा गांव में। यह गांव पूरे उत्तर बिहार में सब्जी खेती के लेकर एक अलग मुकाम रखता है, लेकिन यहाँ इस बार अच्छा उत्पादन होने के बाद भी किसानों को खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान आर्थिक तंगी का सामना करने को मजबूर है। हालात ये है कि किसानों को किसी भी तरह का
सरकारी मदद भी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर किसानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या स्थिति है इस बार। बड़ी बुरा स्थिति है, पूरा पत्थर गिर का पूरा चूर चूर कर दिया, सब्जी का कोई कुछ नहीं है। इसके बाद ग्राहकों नहीं आ रहा है। उत्पादन तो बढ़िया हुआ था, पूरा खत्म हो गया। इसका कारण कुछ अनाज खत्म हुआ है, गेहूं का फसल डैमेज हुआ है सारा। सरकार से क्या मदद? कुछ भी नहीं मिला है, सरकार से कोई मदद नहीं हुआ है। यहाँ से मतलब नेपाल, उत्तर बिहार में जितने भी जिले हैं, 4-5 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा और इधर हो गया मुजफ्फरपुर तक भी यहाँ जाते थे, पटना भी जाते थे, मतलब यहाँ के सब्जी। अब क्या स्थिति? अभी तो लॉकडाउन के कारण पूरा बर्बाद हो चुका है, आना जाना बंद है। इसके कारण सब्जी नहीं बिक रही, उतना फायदा नहीं हो रहा है किसानों को, कमर टूट चुका है मतलब किसानों को। तो आपने देखा यहाँ के किसान किस कदर परेशान हैं। उनका कहना है कि उत्पादन बेहतर हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि और लॉकडाउन की वजह से किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और ये आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।